नमस्कार, राजधानी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 8वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी किसानों ने केंद्र सरकार से 5 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी, तो साथ ही 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को मनाने की हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़िग हैं कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों में बदलाव या फिर संशोधन नहीं करती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और इसी के चलते अब किसानों ने दिल्ली को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली के सभी एंट्री बॉर्डर्स पर किसानों के धरने लगने शुरू हो चुके हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा के खापों का समर्थन जो है वो भी किसानों को मिल रहा है और ये खाप भी अब दिल्ली की तरफ किसानों के समर्थन में कूच करती नजर आ रही है। तो वहीं जींद खाप ने तो दिल्ली में दूध, फल, सब्जियों की सप्लाई को बंद करने की बात कही है और साथ ही खाप ने हरियाणा के जननायक जनता पार्टी सहित अन्य कई निर्दलीय विधायकों पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वे हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लें ताकि केंद्र पर दबाव बढ़ सके। तो किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो अब भी जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन है वो 8वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी किसानों ने केंद्र सरकार से 5 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। तो साथ ही 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को मनाने की जो कोशिश है, हर संभव कोशिश कर रही है। नए कृषि कानूनों सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एक बार फिर से 3 दिसंबर यानी कि गुरुवार को फिर से वार्ता होगी। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सरकार के बीच वार्ता हुई थी, लेकिन इस बातचीत में किसी तरह का कोई नतीजा जो है वो नहीं निकल पाया था और लगातार अब जो है किसानों ने दिल्ली को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिछले 7 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान केंद्र सरकार के इन कानूनों को काला कानून बता रहे हैं और इस बीच कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबर आई। सीएम अमरिंदर सिंह और अमित शाह की जो मुलाकात है सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में होनी है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और क्या लगता है इस बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरह से जो खबरें मिल पा रही हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से समय मांगा था किसानों के मसले पर कि केंद्र जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री को किसानों के मसले पर समय दे ताकि इस समस्या का हल हो सके। लेकिन अब जो बैठक आ रही है तो इस बैठक को लेकर देर रात ही ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि वर्चुअल माध्यम से बैठक जो है अमित शाह के साथ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की हो सकती है। तो ऐसे में यही लगाया जा रहा है अंदेशा कि वर्चुअल हो सकती है। हालांकि अगर फेस टू फेस बैठक की बात करें तो उसको लेकर भी कैप्टन जो हैं वो तैयार हैं। किसी भी समय वो अपने चॉपर के माध्यम से दिल्ली पहुंच सकते हैं और उसके बाद इस बैठक का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ओवरऑल हम किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन जो है वो इस वक्त अपने चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से किसानों ने पूरी तरह से फैसला कर लिया है कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार किसानों को उनका हक नहीं देती, जब तक केंद्र की मोदी सरकार किसानों के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेती,
आती तब तक आंदोलन जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। और अब तो खिलाड़ियों से लेकर जो खापें हैं वो भी किसानों के समर्थन में आ चुकी हैं। खिलाड़ी जो हैं वो 5 तारीख को किसानों के समर्थन में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा खाप पंचायतों की बात करें तो लगातार खाप पंचायतें जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करती नजर आ रही हैं। सागवान खाप जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। इसके अलावा फोगाट खाप की बात करें वो दिल्ली पहुंचने के लिए कल कूच कर चुकी थी। तो ऐसे में अब खापें जो हैं वो दिल्ली पहुंच रही हैं और तकरीबन 40 खापों का जो साथ है वो किसानों को मिल चुका है। यानी अब और जोरदार प्रदर्शन जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर होते हुए नजर आएंगे, जो केंद्र के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन चुके हैं। क्योंकि खापों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं होती, फिर हरियाणा से दूध, फल, सब्जियों की सप्लाई जो है उसको भी खाप पंचायतें कहीं ना कहीं बाधित करने की कोशिश करेंगी, जिससे दिल्ली का तापमान जो है वो और बिगड़ता हुआ नजर आएगा। और यहां पर यह तक इन खापों ने कह दिया गया है कि जो निर्दलीय विधायक हैं हरियाणा के, जो जेजेपी पार्टी के विधायक हैं, वो हरियाणा की मनोहर सरकार से अपना समर्थन वापस लें ताकि सरकार गिरती देख केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बने और वो किसानों के हक में कोई फैसला लेने को तैयार हो। यानी इस वो शुरू हो चुके हैं। देखने वाली बात रहेगी इन रणनीतियों का केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि आज ये भी कहा जा रहा है कि 3 तारीख है और किसानों के साथ प्रस्तावित बैठक जो है वो केंद्र ने बुलाई हुई है। कहीं ना कहीं इस बैठक के माध्यम से इस समस्या को हल करने की कोशिश की जाएगी और इस बैठक में अमित शाह जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। तो अगर आज ये बैठक होती है, इस बैठक का क्या निर्णय निकलता है और अमित शाह किस ढंग से किसानों को मना पाने में सक्षम हो पाएंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। जी विनीत, सरकार किसानों को समझाने में जुटी हुई है। लंबे घमासान के बाद मंगलवार को सरकार और किसान नेताओं की बातचीत हुई। हालांकि यह बातचीत जो है वो बेनतीजा रही और आज एक बार फिर से सरकार और किसानों की मुलाकात है। यह चौथे चरण की बातचीत होगी। क्या आज की बैठक में कोई नतीजा निकल पाएगा? क्या सरकार किसानों को समझाने में सफल हो पाएगी? क्या होगा? किसानों का यह आंदोलन जो है वो जारी रहेगा या फिर एक बार फिर से सरकार से आश्वासन मिलने के बाद यह खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, आंदोलन की बात करें तो इस बार आश्वासन के आधार पर आंदोलन जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। इस बार किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनको रिटर्न में चाहिए कि एमएसपी जो है उसको केंद्र की मोदी सरकार जो है वो सुरक्षित करना चाहती है, तो रिटर्न में दे, कानूनों के दायरे में लेकर आए, तभी आंदोलन जो है वो खत्म होगा। इसके अलावा अन्य जो मांगे हैं उसमें अगर रिटर्न में किसानों को कुछ मिलता है तो आंदोलन जो है वो किसान खत्म करने को तैयार होंगे। अदरवाइज अगर हम वर्बली आश्वासन की बात करें तो उस पर ये आंदोलन जो है खत्म होने वाला नहीं है। ये तो किसान स्पष्ट कर चुके हैं। और जिस तरह से सहयोगी घटकों की भी बात करें तो एनडीए के जो सहयोगी घटक है जिसमें जेजेपी भी प्रमुख है, क्योंकि हरियाणा में जेजेपी के सहयोग से मनोहर लाल सरकार खड़ी हुई है, तो ऐसे में जेजेपी के नेता जो हैं वो भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि अब एमएसपी खत्म ना होने की बात केंद्र की मोदी सरकार लगातार करती नजर आ रही है। अगर वाकई में ही वो एमएसपी खत्म ना करने की पक्षधर है तो फिर लिख के दे दे किसानों को, लिखने में क्या दिक्कत है। इस तरह की बातें जेजेपी नेता भी करने लगे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार के लिए आने वाले समय जो है वो और मुश्किल वाला भरा रह सकता है, क्योंकि जिस ढंग से किसानों ने मोर्चा खोल दिया तो वहीं अब उनके अपने जो सहयोगी हैं वो भी किसानों के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं। जी विनीत, पहले जो बैठक हुई उसमें सरकार की ओर से एमएसपी और एपीएमसी एक्ट पर किसान प्रतिनिधियों के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया था। उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से कहा था कि 4 से 5 नाम अपने संगठन से दे दें और एक समिति बना लेते हैं जिसमें सरकार के लोग भी होंगे। आज जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कृषि एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो नए कृषि कानून पर चर्चा करेंगे? और क्या किसान सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूर करेंगे या फिर ठुकरा देंगे? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बैठकों की बात करें तो जो ये बैठकें हैं वो सिरे चढ़ती इसी वजह से नजर नहीं आ रही हैं कि केंद्र की तरफ से किसानों के मसले पर जो किसानों की असली मांग है कि केंद्रीय कानूनों में या तो संशोधन किया जाए या फिर इन केंद्रीय कानूनों को रद्द किया जाए, इस मसले पर केंद्र जो है वो बातचीत करने को तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सीधे तौर पर यहाँ पर किसानों को पाठ पढ़ाया जा रहा है कानूनों का, किसानों को ये कहा जा रहा है आप समितियां बना लेते हैं, एपीएमसी एक्ट की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस तरह का कानून जो है वो अगर सत्ता में आती तो लागू कर सकती थी। इस तरह के ज्ञान जो है वो किसानों को दिए जा
जा रहे हैं, तभी जो ये बैठकें हैं विफल होती नजर आ रही है। क्योंकि किसान चाहता है कि अगर बैठक बुलाई गई है तो उस बैठक में कानूनों के मसले पर चर्चा हो कि कानून किस तरह से रद्द होंगे, कानून किस तरह से संशोधित होंगे। इस मसले पर अगर मोदी सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार होती है, उनको जानकारी देती है कि क्या कुछ संशोधन जो हैं वो इन कानूनों में किए जा सकते हैं किसानों की मांग के अनुरूप, जिस वजह से किसानों को राहत मिले, तो फिर ये आंदोलन खत्म होंगे और ये जो बातचीत है वो सिरे चढ़ती नजर आएगी। अगर आज की बैठक में भी जो केंद्र अपने उसी रवैये पर कायम रहता है कि कानून बहुत अच्छे हैं, कानून से किसानों की आमदन दोगुनी होगी, तो फिर आज की बैठक भी बेनतीजा रहेगी, उसके भी कोई मायने निकल कर सामने नहीं आएंगे। जी विनीत, किसान संगठन और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में मुलाकात होनी है, जो कि किसानों के आंदोलन के मद्देनजर बेहद ही अहम मानी जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 दिनों से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन किसानों और सरकार के बीच में जो गतिरोध है वो कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब तो नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान जो है वो डटे हुए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या लगता है ये आंदोलन और कितना बड़ा हो सकता है, कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है केंद्र सरकार के लिए? देखिए, चुनौती की बात करें तो चुनौती में एक तो बात स्पष्ट है कि किसानों ने अब दिल्ली को चौतरफा घेरने की रणनीति जो है वो शुरू कर दिया है। जिस तरह से पहले ही इस बात के संकेत किसान देते नजर आ रहे थे कि केवल सिंधु बॉर्डर पर नहीं बल्कि आसपास के जो अन्य बॉर्डर हैं, टीकरी बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, या फिर फरीदाबाद को जो रास्ता जाता है उसकी बात करें, या फिर अगर हम और बात करें कि दिल्ली को और जो राज्य जोड़ते हैं बहादुरगढ़ की बात करें, तो ऐसे में जितने भी बॉर्डर हैं उन सभी को सील कर दिया जाएगा, इस तरह की बात किसानों ने की थी। और अब वही सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। चिल्ला बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर जो है वो सील होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सिंधु के अलावा टीकरी बॉर्डर जो है वो सील कर दिया गया है, और भी कई बॉर्डर जो है वो सील लगातार किए जा रहे हैं। यानी दिल्ली को चौतरफा घेरना किसानों ने शुरू कर दिया है। और दिल्ली अगर चौतरफा घिरती है, दिल्ली के अंदर आवाजाही बंद होती है, दिल्ली के अंदर दूध फल सब्जियों की सप्लाई बंद होती है, तो फिर दिल्ली की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आएंगी। क्योंकि 5 से 6 दिन का स्टॉक ही दिल्ली के पास सीमित रहता है, और ऐसे में 5 से 6 दिन सब्जियों का स्टॉक सीमित रहेगा, दूध का स्टॉक सीमित रहेगा, तो उसके बाद दिल्ली के क्या हालात होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसी वजह से कहीं ना कहीं किसान जो है अब दिल्ली पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली को ही घेरना शुरू कर चुके हैं कि दिल्ली वासी जब परेशान होंगे तो फिर केंद्र की मोदी सरकार जो है वो किसानों के हक में जागने का प्रयास करती हुई नजर आएगी और किसानों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। जी विनीत, जिस तरह से कल की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर राजनीति करने का आरोप लगाया। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उन्होंने आम आदमी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। क्या लगता है इस पूरे किसान आंदोलन के मुद्दे पर कौन राजनीति कर रहा है? देखिए, राजनीति तो इस मसले पर सभी की सभी पार्टियां जो हैं वो करती हुई नजर आ रही है। अगर राजनीति की बात करें तो अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप ये लगता हुआ नजर आ रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जो है किसान हितैषी होने का दावा करती नजर आ रही है। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने सीधे तौर पर इन तीनों कानूनों को दिल्ली में इंप्लीमेंट कर दिया है, और इसकी नोटिफिकेशन की कॉपी भी सोशल मीडिया के माध्यम से विरोधी पार्टी के जो नेता हैं वो जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, वो खुद इन कानूनों का समर्थन करते हुए इन्हें दिल्ली में लागू कर चुकी है, तो वो किस तरह से किसानों की हितैषी होगी, ये बात यहां पर कही जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगातार वार किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है इस मामले में राजनीति कर रहे हैं, वो इस मामले में इस आंदोलन को तूल देके दिल्ली को घेरने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जिससे उनके अपने जो मुद्दे हैं यानी उनके जो अपने वादे हैं, चाहे नौकरियों देने की वादे की बात करें, किसान कर्ज माफी की बात करें, बेअदबी मामले की बात करें, ड्रग्स तस्करी मामलों की बात करें, इन मामलों से कैप्टन जो हैं वो कहीं ना कहीं पाक साफ होना चाहते हैं। इसी वजह से किसानों के नाम पर वो एक बड़ा गेम कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति भी यहाँ पर होती नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो किसानों का एक अहम मसला है, और किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं है,
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो समर्थन तभी लेंगे अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा जो है अपना झंडा छोड़ के किसानों के साथ, किसानों के झंडे के नीचे आकर बैठने को तैयार होता है। और इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर देखने को भी मिली हैं। जब कांग्रेस के कई सांसदों का विरोध हुआ, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का वहां पर विरोध होता हुआ नजर आता है और किसान सीधे तौर पर कहते हैं कि आंदोलन आपको आपकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देगा। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहां पर बैठा है, पंजाब के हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए यहां बैठा है और यह लड़ाई इसकी तब तक जारी रहेगी जब तक पंजाब के अधिकार पंजाब के किसानों को नहीं मिलते। तो इस तरह की बात यहां पर राजनीति जो है वो बेमानी सी रखती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की जब इसमें शमूलियत ही नहीं है। हाँ, बाहरी लेवल पर जरूर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो सरगर्म है, पंजाब की सियासत सरगर्म है। कल जिस तरह से यूथ कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव करती नजर आई, ये भी एक सियासी स्टंट ही था। तो ऐसे में इस तरह के जब सियासी स्टंट होते हैं तो वाकई में कहीं ना कहीं आंदोलन पर इसका असर देखने को मिलता है। लेकिन किसान अभी भी अपने जो उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है उसी पर कायम है कि हम आंदोलन किसी भी स्वार्थी या फिर किसी भी कह सकते हैं राजनीतिक पार्टी के आड़े नहीं आने देंगे और ना ही इस आंदोलन को राजनीति का अखाड़ा बने देंगे। तो इस तरह की जब तस्वीरें आती है तो फिर कहीं ना कहीं केंद्र को भी समझने की जरूरत है कि इस बार किसान जो है वो मन बनाकर आया है कि अपना हक लेकर रहेगा, चाहे उस हक के लिए उसको 6 महीने जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े। जी ठीक है, धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। नए कृषि कानूनों सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एक बार फिर से 3 दिसंबर यानी कि गुरुवार को फिर से वार्ता होगी। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में 35 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच में वार्ता हुई, लेकिन इस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। एक बार फिर से गुरुवार यानी कि आज इस मुद्दे पर बातचीत होगी। गुरुवार को होने वाली बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कानून उनके हित में है और लंबे इंतजार के बाद सुधार किए गए हैं, लेकिन अगर उन्हें इस पर कोई आपत्ति है तो हम उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार हैं। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर सीएम अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात होगी। तो नए कृषि कानूनों सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एक बार फिर से आज वार्ता होनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। किसान के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली और आसपास के कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली आने जाने वाले जो लोग हैं वो बेहद ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली में डटे हुए हैं और दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से किसानों से अपील की कि वो अपने प्रदर्शन को समाप्त कर बीच का रास्ता निकाले, जिससे कि दिल्ली के जो लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो। क्या लगता है, सरकार अगर नहीं मानेगी तो आंदोलन जो है वो कब तक जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल किसानों की बात करें तो किसान अभी भी उसी बात पर अड़े हुए हैं कि जो कानून है यानी कि कृषि कानून जो आया है वो कहीं ना कहीं उनके हित में नहीं है और उसको वापस लिया जाए। मगर बात करें दिल्ली के बॉर्डरों की तो तमाम जितने भी बॉर्डर है, छोटे बड़े बॉर्डर है, उनको सबको बंद किया जा रहा है। यानी किसान अभी भी उन जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जिनसे दिल्ली को बिल्कुल रोका जा सके। मगर जब तक दिल्ली नहीं रुकेगी तब तक केंद्र सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए किसान जो है वो तमाम दिल्ली के बॉर्डरों को इसी तरीके से जाम कर रहे हैं ताकि वो प्रदर्शन करने के नाम पर एज ए ब्लॉक कर सके। मगर ब्लॉक हो जाएंगे तो केंद्र सरकार को सीधा सीधा फर्क पड़ेगा और केंद्र सरकार उनकी मांगों को मानने पर मजबूर होगी। मगर अभी भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है कि आज वो किसानों की मांगों को मानेंगे। यानी कि कह सकते हैं विज्ञान भवन के अंदर जितनी बार भी बैठक हुई है वो सब विफल हुई है। किसान संगठनों ने कोशिश जरूर की थी बातचीत करने के लिए, हर बार ये कहा गया था किसानों की तरफ से कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, मगर कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं इसी बात पे अड़े हुई है कि जो कानून बन चुका है उसको वापस नहीं कर सकते। मगर हाँ, संशोधन करने की जो प्रक्रिया है शायद उसको अपनाया जा सकता है। मगर आज यानी कि जो पहले 1 दिसंबर को बैठक हुई थी वो भी बेनतीजा रही, उससे पहले जितनी बैठकें हुई वो भी बेनतीजा रही, और आज यानी 3 दिसंबर को जो बैठक होगी उसके अंदर अमित शाह और गृह मंत्री कह सकते हैं राजनाथ सिंह दोनों ही शामिल हो सकते हैं। और देखना होगा
कि आज ये कोई फैसला जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि आज भी यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि फैसला नहीं आ पाएगा, यानी कि सिर्फ बातचीत का दौर जो है वो चलता रहेगा मगर कोई फैसला या रिजल्ट नहीं आ सकता है। मगर कहीं ना कहीं उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि आज कोई ना कोई फैसला हो सकता है। अगर किसानों के हक में फैसला हुआ तो प्रदर्शन आज ही खत्म हो जाएगा, अगर किसानों के हक में फैसला नहीं हुआ तो प्रदर्शन आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा और दिल्ली की जनता को खासी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सब चीज बंद कर दी जाएगी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बंद हो जाएगा, सब्जी वगैरह दूध वगैरह जो भी दिल्ली के अंदर आता है वो सब बंद हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कतें आम जनता को आएगी, और जब आम जनता को दिक्कतें आएंगी तो सरकार को दिक्कतें आना लाजमी है। जी राजीव, किसानों ने आंदोलन की पूरी तैयारी कर रखी है और सड़क पर ही खाना पानी का इंतजाम कर रहे हैं। खुले आसमां के नीचे न ठंड की परवाह है ना ही कोई और चिंता है। खाने के बनने के बाद सड़क पर ही पंगत में बैठकर खाना खाते नजर आ रहे हैं किसान। सड़क पर ही खाना और चाय हो रहा है। आज सुबह की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है राजधानी दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल सर, किसानों की बात करें तो किसान अभी भी उसी मुद्दे पर अड़े हुए हैं और खासकर उन्होंने साफ कर दिया है कि हमें मरना पड़े तब भी मरने के लिए तैयार है, मगर हम जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम इसी तरीके से डटे रहेंगे और बॉर्डरों को नहीं छोड़ने वाले, यानी कि दिल्ली की जो सीमा है उसको छोड़ने वाले नहीं है। मगर जिस तरीके से किसान अभी भी डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं खाना बनाने के लिए, यानी कि जो राशन है वो अपना 6 महीने के लिए लेके आए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर, और जितनी भी सुविधाएं हैं वो लेके आए हैं, और कहीं ना कहीं चाय नाश्ता एज ए खाना वो सिर्फ रोड पर बैठ के ही करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि उनको पता है जब तक सरकार जागेगी नहीं, सरकार को जगाएंगे नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहेंगी। इसीलिए वो अपना राशन पानी लेके आए हैं ताकि उन लोगों को जो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल सके, और 2 वक्त की रोटी के लिए वो वहां पर बैठे हुए हैं ताकि जो बाकी लोगों को जैसे कह सकते हैं राशन मिलेगा, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो अन्न मिलेगा वो जब भी मिल सकता है जब किसान खेती बाड़ी करेगा। मगर खेती बाड़ी अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से एक उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है उसको वापस करे, नहीं तो किसान ऐसे ही भूखा मर जाएगा। जी राजीव, 7 दिनों से किसान आंदोलन से देश की जो राजनीति है उसमें भी काफी हलचल है। किसान आंदोलन पर 2 राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो आमने सामने हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके बीच जुबानी जंग जो है वो भी तेज हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसान आंदोलन को लेकर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि पंजाबियों के साथ धोखा और छलकपट करना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आदत का हिस्सा है। ऐसे में क्या माना जाए, कौन क्या राजनीति कर रहा है, और आज क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, इसके अंदर राजनीति जरूर हो रही है। अगर राजनीति नहीं होती तो कहीं ना कहीं किसान इतनी बड़ी तादाद के अंदर कह सकते हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं जमा होते। मगर बात करें दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की, यानी कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एक राजनीति जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर किसानों का वोट बैंक उनको मिल जाता है तो उनकी पार्टी जो है वो जो स्टेट लेवल की पार्टी है वो नेशनल लेवल की पार्टी में तब्दील हो जाएगी, और इसीलिए वो किसानों के हक में बात कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से उन्होंने कैप्टन अरविंदर सिंह के लिए कहा है कि मुख्यमंत्री पंजाब के जो है उनके लिए कहा है कि राजनीति कर रहे हैं, वो घटिया राजनीति कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने भी शिरोमणि अकाली दल की तरफ से जो पलटवार किया गया है वो भी कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि दोनों ही तरफ से राजनीति की जा रही है, ना कि किसानों के बारे में सोचा है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जब तक किसानों के बारे में नहीं सोचा जाएगा, चाहे इसके अंदर केंद्र मंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो या फिर राजनाथ सिंह हो या फिर कहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हो या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हो, सबको यही मिलकर सोचना चाहिए कि किसानों को किसी तरीके से संतुष्ट किया जाए, जो बिल है वो उनके हक में आए ताकि किसान दोबारा से खेतीबाड़ी कर सके और दोबारा से लोगों को अन्न पहुंचा सके। मगर अभी भी सरकारें राजनीति कर रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही है। मगर आज जो बैठक होगी वो बैठक किस नतीजे पर जाएगी ये देखना जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जितनी बैठकें हुई थी वो विफल रही थी, और आज की भी बैठक ये अटकलें ये लगाई जा रही हैं, आज की बैठक भी बेनतीजा हो सकती है। मगर केंद्र सरकार अभी भी उम्मीद जता रही है कि किसानों को बातचीत के जरिए ही समझाया जा सकता है, और इसीलिए वो कोशिश की जा रही है। आज भी कोशिश होगी, देखना होगा कि किस नतीजे पर जाती है बैठक। जी राजीव, जिस तरह से किसानों के बीच और मोदी सरकार के बीच में आज एक अहम बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले
गृह मंत्री अमित शाह की पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी बैठक है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम है इस बैठक का और इसमें कौन कौन शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल बता दें, जो अमित शाह के साथ कह सकते हैं पंजाब के जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, उनके साथ जो बैठक होगी वो जरूर देखना होगा कहाँ किस नतीजे पर जाती है। अगर वो बैठक सफल होती है तो कहीं ना कहीं आज किसानों की मांगों को मान लिया जाएगा या फिर कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। मगर देखना होगा किस तरीके से ये बैठक भी रंग लाती है, क्योंकि इसके अंदर कई बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। अमित किसान यूनियन लोक शक्ति अपने पूरे दमखम के साथ चलकर यहाँ पहुँची है और दिल्ली कूच करने के लिए हर स्तर से तत्पर रहेगी। जब तक किसानों की आवाज़ नहीं सुनती है अपना आंदोलन जारी रहेगा। हमारे और भी कार्यकर्ता बिजनौर, मुरादाबाद, पूर्वांचल से भी आने शुरू हो चुके हैं और इसमें जो भी अंतिम स्तर तक लड़ाई होगी उसको लड़ा जाएगा हर स्तर पर। सरकार ये सोच रही है कि इनको हटा दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा। ये अन्नदाता देश के अन्नदाता हैं, इनकी आवाज़ हर हालत में उनको सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो काला कानून लाए हैं इसमें हमारे किसान भाइयों को ये संशय है, ये डर है कि हमारी खेती को ये धीरे धीरे ख़त्म करने का इनका षड्यंत्र है। भाई चलिए, आप इस कानून को लेकर आए हैं तो इसमें एक लाइन और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की हमारी छोटी सी मांग है और उसको ये देने में आनाकानी कर रहे हैं। नीयत में इनकी में फ़र्क नहीं है तो कह दें कि आपके लिए कानून बना दिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आपका कोई भी उत्पाद नहीं बेचा जाएगा। यदि कोई इस पर खरीद फरोख्त होगी तो समर्थन मूल्य से नीचे तो उसको दंडनीय अपराध माना जाएगा। आज दिल्ली में किसान यूनियन की मीटिंग है, आपको क्या लगता है सरकार आपकी बातें मानेगी? किसान यूनियन की मीटिंग करें या हमारे और साथी हैं चारों तरफ से दिल्ली से घेर कर पड़े हैं, उसको पड़ाव डाल रखा कई दिन से, ये मीटिंग करें, अपने मंत्रालयों की मीटिंग करें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए, बात पटल पर होती है, यदि हल निकले तो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, सम्मान करते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को किसानों की बात सुननी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने जब इस देश के किसान के साथ धोखा किया और लूट मचाई, तब इनको बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार में लेकर आए और अगर ये भी इसी रास्ते पर चलेंगे तो ये अपना हाल खुद जानते हैं कि क्या होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजमल। तो पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनका साथ भी यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो चिंता है वो बढ़ चुकी है और इस तमाम मुद्दे पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए थे। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा,
अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के हरिद्वार के लक्सर रोड ग्राम धनपुरा में नेशनल हाईवे की ओर से बनाए जा रहे नाले में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी खबर एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। और इसी निर्माण की गुणवत्ता को चेक करने और मौके पर एई पहुंचे। वहां उन्होंने पाया कि सरकारी मानकों के अनुरूप नाला निर्माण नहीं हो रहा। नाला शुरू होने से पहले ही काफी बड़ी बड़ी दरारें उसमें आने लगी। महिलाओं ने भी मौके पर पहुंचे एई को निरीक्षण के दौरान काम सही और समय पर न होने के चलते आड़े हाथों लिया। आपको बता दें, एएनबी न्यूज पहले भी कार्य निर्माण की गुणवत्ता को प्रमुखता से दिखा चुका है, लेकिन संबंधित विभाग के आला अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। गुणवत्ता जहाँ खराब इन्होंने करी हुई है उसको इनको तोड़ने के लिए बोल दिया गया है और कुछ मैंने अपने सामने भी तोड़वा दिया है। दोबारा ये नाला दोबारा यहाँ से शटरिंग इन्होंने कर दी है, इसको दोबारा बनाया जाएगा और अच्छी गुणवत्ता के साथ ये लोग बनाएंगे। अगर ये गुणवत्ता ठीक नहीं होगी तो इसका कोई इनको भुगतान नहीं किया जाएगा। कितने मीटर का नाला है, क्या इसके मानक है? इसके मानक ये हैं कि ये M25 में हमारा नाला बनना है। इसमें जो सरिया है, बेस का जो सरिया है वो 10 mm और 8 mm के सरिये में है डिस्ट्रीब्यूशन। जो साइड की दीवारें में वो भी 10 mm 8 mm के उसमें है और जो स्लैब हैं वो 10 mm और 12 mm के उसमें। मेन बार 12 mm में है, 10 उनका डिस्ट्रीब्यूशन बार है। नाला जो पहले से बन चुका है वो भूर रहा है, क्या आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में नाला चल पाएगा, झेल पाएगा? बिल्कुल चल पाएगा। नहीं चल पाएगा तो इनको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। अब तक आपके द्वारा यहाँ पर फिलहाल क्या निरीक्षण किया गया, यहाँ पर क्या कमी आपको पाई गई है? इनकी कमी ये पाई गई इसमें कि जो नाला ये बना रहे हैं उसमें पानी लगातार आ रहा है। एक तो ये पानी को रोकें और तो नाला निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास खरे लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, हरिद्वार के लक्सर रोड ग्राम धनपुरा में नेशनल हाईवे की ओर से नाले का निर्माण हो रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का प्रयोग की गुणवत्ता को चेक करने के लिए मौके पर एई पहुंचे। हालांकि गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता जो है वो नहीं होना चाहिए। क्या इस निरीक्षण में शिकायत जो है वो सही पाई गई और आगे नाले की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए, और अगर इसकी गुणवत्ता नहीं सुधारी गई तो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल लोकेश, आपको बता दें ये नाला नेशनल हाईवे की ओर से लगभग 3 किलोमीटर तक बन चुका है। और बात की जाए तो एएनबी न्यूज की टीम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, तब जाकर संबंधित जो अधिकारी कुंभकर्ण की नींद से जागे थे। लेकिन बात की जाए तो कल देर शाम जो है यहाँ पर जो एई है विभाग के, वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उनके द्वारा निरीक्षण तो किया गया है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से अभी एई ने ही अभी स्क्रीन पर बताया है कि मेरे द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई है कि जो नाला वहां पर ठीक नहीं बना है उसको तोड़ा गया है, जो गुणवत्ता है इसको चेक किया गया है। लेकिन ऐसा लोकेश बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि बात की जाए तो एएनबी की टीम वहां पर मौके पर मौजूद थी और कहीं से भी नाला वहां से नहीं तोड़ा गया है। एई के द्वारा ना ही वहां पर कुछ कार्रवाई की गई, सिर्फ ओनली लिपा पोती तक ही सीमित ये कार्रवाई रह जाती है। और बात की जाए तो संबंधित अधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंचते, क्योंकि जिस तरह से ये एई है जो छोटे अधिकारी है, कहीं ना कहीं बंदर बाट का एक खेल साफ तौर पे नजर आता है लोकेश। और जिस तरह से जो है नाले में घटिया सामग्री लगा गई है, तो आने वाले दिनों में ये नाला सही तौर पर नहीं चल पाएगा। और साफ तौर पर जिस समय ग्रामीणों ने ये सवाल किया कि इस नाले की गुणवत्ता है वो सही क्यों नहीं हो पा रही है, तो वहां पर भी साफ तौर पे यही हिला हवाली करते हुए नजर आए। साफ तौर पर जो महिला है, महिला ने भी आड़े हाथों यही को लिया, तो ये भी उन महिलाओं के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। और लोकेश, बात की जाए तो
जिस तरह से घटिया सामग्री नाले में लगा गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो पैसा है उसको पूरी तरह से दुरुपयोग में लाया जा रहा है। और बात की जाए तो नाला अभी शुरू भी नहीं हुआ है लोकेश, पूरी तरह से बड़ी बड़ी दरारें साफ तौर पर आप तस्वीर में देख सकते हैं वहां पर पड़ रही है। और जो मानक है नाले के मानकों के अनुरूप लोकेश की भी किसी भी तरह का धरातल पर कार्य दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोकेश, विकास, नाली निर्माण में मानकों की धज्जियां उड़ रही है, नालियों के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या माना जाए, क्या कमीशन खोरी के चलते शिकायत होने के बावजूद भी जिम्मेदार ना तो वक्त पर जांच कर रहे हैं, ना ही ठेकेदार को टाइट किया जा रहा है, और सरकारी धन के दुरुपयोग से क्या वहां पर नागरिकों में भी जो रोष है वो देखा जा रहा है? बिल्कुल लोकेश, बात की जाए तो ग्रामीणों में साफ तौर पर इस तरह का यह रोष है कि जिस तरह से घटिया सामग्री नाले में लगा गई है, कहीं ना कहीं एक सरकार का पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक बंदर बाट का बड़ा खेल यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती तक ही सीमित रह जाता है। क्योंकि बड़ी बड़ी फाइलों में तो ऑफिसों में तो ये नाला पूरी तरह से यहाँ पर दर्ज हो जाएगा, लेकिन जब ये नाला शुरू होगा क्या ये चल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और लोकेश, गुणवत्ता की बात करें तो यहाँ तक कि जो उसके मानक है, जो इसका जीव है, साफ तौर पर अभी तक यह नहीं पता कि इसके जियो में किस तरह का मेटेरियल लगना है। यहाँ तक जो सरे की बात करें तो सरे की यहाँ पर क्या क्वांटिटी है, सरे की क्वांटिटी तक जेई को नहीं पता है। और साफ तौर पे एक का ये कहना कि हमारे द्वारा में कार्रवाई की जाएगी, अब ये तो आने वाला वक्त बता के विभाग के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है, या जिस तरह से बंदर बाट का एक बड़ा खेल यहाँ पर सामने आता है, जिस तरह से भ्रष्टाचार साफ तौर पर यहाँ पर धरातल पर देखा जा रहा है, इसमें कुछ पर्दाफाश होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त लोकेश बता पाएगा, या संबंधित अधिकारी इसका यहाँ पर जो है मौके पर आकर संज्ञान लेते हैं, या इस तरह से यह नाला अधर में लटका पड़ा रहेगा। लोकेश, बिल्कुल, हम भी हमारे दर्शकों से, जनता से अपील करते हैं कि जहां भी घटिया निर्माण होता हुआ मिले तो उसकी तत्काल सूचना दें और विकास करें। जिस तरह से नाला निर्माण में मानकों की अनदेखी की जा रही है, ऐसे में क्या अब तक हुए निर्माण को तोड़कर दोबारा बनाने के आदेश दिए गए हैं, और क्या ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने की कोई कार्रवाई की बात सामने आ पा रही है? बिल्कुल लोकेश, कार्य निर्माण को तोड़ने के आदेश सिर्फ ओनली कैमरे के सामने में दिए जाते हैं, लेकिन धरातल की बात करें तो धरातल पर इस तरह के आदेश नहीं दिए जाते हैं, ना इस तरह की कुछ कार्रवाई होती है। सिर्फ यहाँ तक सीमित रह जाता है अधिकारियों के मुख से कहने में कि यहाँ पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह की कार्रवाई कुछ भी दिखती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि कई अधिकारी मौके पर दिन में भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन किसी तरह से जो है संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ अधिकारी यहाँ तक कहने में सीमित रह जाता है कि कार्रवाई होगी और दोबारा से इस नाले का निर्माण किया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से घटा सामग्री वहां पर लगाई जो सरे की क्वांटिटी होती है, बात की जाए तो सरे वहां पर 10 mm और 12 mm का लगना था, लेकिन 12 mm की जगह और 10 mm की जगह 8 और 10 mm का वहां पर लगा गया। क्योंकि लोकेश, बात की जाए तो सरकार के मानकों में जिस तरह से पूरी तरह से जो ठोस क्वालिटी का माल लगाया जाता है वहां पर नहीं लगा गया, सामग्री पूरी तरह से घटा लगा गई है। क्योंकि आने वाले दिनों में यह नाला नहीं चल पाएगा, नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अभी भी बड़ी दरारें जो है नाले में साफ तौर पे दिखती हुई नजर आ रही है। और कुछ जगह तो जहां पर नाला बनकर तैयार हो चुका है, नाला वहां से टूटने भी लगा, नाला जिस तरह से भूनने भी लगा, क्योंकि सीमेंट की क्वांटिटी तो लोकेश पूरी तरह से नहीं लगा गई है। तो साफ तौर पर मिली भगत और जो बड़ी बंदर बांटे यहाँ पर सामने आते हैं, क्योंकि संबंधित अधिकारी के कानों पर जो तक अब तक नहीं रही है, और किसी भी तरह की संबंधित जो ठेकेदार है उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई अब तक होती हुई नहीं दिख रही है। कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि एएनबी न्यूज इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अब एक बार फिर से इस खबर पर संज्ञान लेंगे। धन्यवाद विकास, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य को निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर कोरोना टीका आवंटित करने का अनुरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, इसीलिए इसे प्राथमिकता से पहले चरण में शामिल करते हुए कोविड-19 का निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति अविरल सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि कोविड-19 महामारी से देश भर में तनाव और भय की एक अभूतपूर्व स्थिति निर्मित हुई। देश के प्रत्येक व्यक्ति की शांति और उनका अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस से जुड़े प्रकरणों और उससे होने वाली मृत्यु की रोकथाम के लिए कोविड-19 का टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया कि निकट भविष्य में वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है, जो कि मानवता के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में यह भी बताया
कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, इसीलिए प्राथमिकता से पहले चरण में ही छत्तीसगढ़ को शामिल करते हुए कोविड-19 टीकाकरण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। लेकर प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है आपने कोरोना वैक्सीन को लेकर? कोरोना के लिए क्योंकि अभी 2-3 पत्र जी जी कोरोना वैक्सीन के लिए ये है कि देखिए पूरे देश में चर्चा हो रही है, ऐसे समय में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हमारे प्रदेश में हो, इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारे छत्तीसगढ़ पीछे ना रह जाए, तो हमको भी उस पहली फेज में ही छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन आए, इसके लिए मैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रायपुर से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह से तस्वीरों में हमने देखा कि आपने मुख्यमंत्री से सवाल किया पत्र के बारे में जो कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को लिखा गया है, देश के करोड़ों लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। कई कंपनियों का टीका ट्रायल के अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य को निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 टीका देने की जो मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और इसीलिए इसे प्राथमिकता से पहले चरण में शामिल करते हुए कोविड-19 का निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जाए। क्या कुछ जानकारी देते नजर आए मुख्यमंत्री इस बाबत? जी बिल्कुल, हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और लगातार ये देखने को मिला है जिस तरह से जो केंद्र है लॉकडाउन में क्या मजदूरों को लाने की बात रही हो, तिरंगों की व्यवस्था की बात हो या जीएसटी हो या कोविड-19 की टीका के लिए पीपी किट या अन्य जो उपकरण की बात हो, उसके साथ जो छत्तीसगढ़ के साथ जो सौतेला व्यवहार केंद्र द्वारा किया जा रहा था, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार को पत्र लिखते रहे हैं और कोविड-19 टीकाकरण को भी लेकर इन्होंने एक बार फिर से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और उसमें साफ तौर पे कहा है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए छत्तीसगढ़ को जो टीकाकरण पे पहले चरण पे शामिल किया जाए। ठीक है, पहले चरण पे शामिल किया जाए। जिस तरह से जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना वायरस का टीका आने वाले दिनों में, अब चंद दिनों में ही आने वाला है, केंद्र सरकार ने इसे लेकर अपनी योजना को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। इस योजना के अनुसार छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति पर सरकार करीब कितने रुपए खर्च करेगी, जिसमें टीके की दोनों खुराक की कीमत शामिल होगी, और क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी स्वास्थ्य बजट टीकाकरण पर खर्च करेगी? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं लगातार छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य के प्रति लगातार जागरूक होती नजर आई है और लगातार केंद्र सरकार से इस पे मांग भी करते रही है, क्योंकि अगर बात की जाए जो छत्तीसगढ़ के अपने जीएसटी के पैसे हों या जो अन्य जो राशियां हैं वो अभी तक छत्तीसगढ़ को बराबर नहीं हुई, जिस तरह के हालांकि छत्तीसगढ़ भी थोड़ी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, इसलिए उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री से पत्र पे आग्रह किया है कि जो छत्तीसगढ़ को टीकाकरण दिया जाए, निःशुल्क टीका लगाया जाए छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिकों को, क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि छत्तीसगढ़ के साथ जो दुर्व्यवहार केंद्र द्वारा किया जाता है उसके प्रति भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सजग नजर आ रहे हैं यहाँ पर। पवन ठाकुर, कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार तो हर किसी को है। आमतौर पर वैक्सीन को बनने में 8 से 10 साल लगते हैं, लेकिन कोरोना महामारी ने जिस तरह का आतंक मचाया, उसे देखते हुए वैक्सीन को कम समय में तैयार करने के लिए दुनिया के कई देशों को मजबूर होना पड़ा है। भारत भी उन देशों में शुमार है जो कि कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं। कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए क्या उम्मीद दिख रही है? छत्तीसगढ़ में क्या सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पे साफ तौर पे भी कहा है कि जो बुजुर्ग और बच्चे और जो बीमार वर्ग के लोग हैं, पहले चरण पे इनको शामिल किया जाए और छत्तीसगढ़ की जनता से भी आग्रह किया है जाए कि जो पहले बुजुर्ग और बच्चों को इस टीकाकरण लगाने जो युवा वर्ग है वो दूसरे चरण पे टीका लगवाए। लेकिन मुख्यमंत्री साफ तौर पे यहाँ पर सजग लग रहा है कि उन्होंने जिस तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वो यहाँ पर क्लियर देखने को मिलता है। पवन, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और कोविड-19 के टीकाकरण की प्रक्रिया के बारे में यहां पर वो बात कहते हुए नजर आए, क्या उन्हें किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
क्या ये जो पत्र लिखा गया उसका कोई जवाब मिलता हुआ नजर आया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बिहार पे पहले चरण पे जो टीका निःशुल्क करने की घोषणा की थी, तो यहाँ पर भी एक राजनीति होती नजर आई थी, जिसके बाद लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी इस बारे में चर्चा कर चुके थे और इन्हें अवगत करा चुके छत्तीसगढ़ पे क्या स्थिति है। तो इन्होंने कल जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें भी इन्होंने ये आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ को जल्द से जल्द और पहले चरण पे शामिल करने का आग्रह किया। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पे, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि फिर से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह से मुलाकात कर सकते हैं कोविड 19 टीकाकरण को लेके। ठीक है, धन्यवाद पवन तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। मुंबई की मालाड पूर्व की कुरार पुलिस ने गारमेंट फैक्ट्री में छापा मारकर वहां के मालिकों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों अपने कारखाने में बने जीन्स और टी शर्ट पर ब्रांडेड कंपनियों के टैग लगाकर भारी कीमत पर बेचते थे। कुरार पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम ब्रांच यूनिट की शिकायत के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपी मालाड पूर्व पठानवाड़ी के संजय नगर स्थित पिंपलकर कंपाउंड में कारखाना चलाते थे। क्राइम ब्रांच यूनिट पुलिस ने कारखाने में छापामारी की और वहां पर मिले सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी और बिना परमिशन कंपनी के नाम की कॉपीराइट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मुंबई की मालाड पूर्व की कुरार पुलिस ने गारमेंट फैक्ट्री में छापा मारते हुए वहां के मालिकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों अपने कारखानों में जीन्स और टी शर्ट पर ब्रांडेड कंपनियों के टैग को लगाते हुए भारी कीमत पर बेचते थे। तो वहीं कुरार पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम ब्रांच यूनिट की शिकायत के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली जीन्स का बाजार चल रहा है और इस मामले में क्राइम ब्रांच ने ब्रांडेड कंपनियों के टैग लगाकर लाए गए कपड़े बेचने वाले व्यापारी को भी पकड़ा है। क्या क्राइम ब्रांच ने कंपनियों के लीगल एडवाइजर को इस बाबत जानकारी दे दी है? किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, साउथ मुंबई के क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो ब्रांडेड जो कंपनियां होती है उनका टैग लगाकर नकली जींस पर इस तरह के जो कालाबाजारी कर रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से फैक्ट्री चला रहे हैं। इसी फैक्ट्री की जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने स्थानीय कुरार पुलिस को इसकी जानकारी दी और दोनों ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान ये पता लगा कि 2 शख्स ऐसे हैं जो अलग अलग कंपनियां चलाते हैं और ब्रांडेड कंपनियों को जो है टैग लगाकर उनको भारी मात्रा में मुनाफा कमाकर बेचते हैं। इस तरह की कार्रवाई के दौरान करीब 100 गोनी से ज्यादा जो है जीन्स और टी शर्ट जो बरामद किए गए हैं कार्रवाई के दौरान, और इस पर जो है जो टैग लगाए गए थे वो ब्रांडेड कंपनी के थे, लेकिन जो रॉ मटेरियल था वो नकली थे। तो इस तरह की कंपनी ने खुद जो है इस तरह की लिखित शिकायत जो है क्राइम ब्रांच को की थी। क्राइम ब्रांच ने इस अधिकार के तहत जो है कुरार पुलिस के संयुक्त में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। सत्यप्रकाश, ब्रांडेड कपड़ों की जो कॉपी है वो करते हुए नकली जीन्स बेची जा रही है, टी शर्ट बेची जा रही है और कई नामी कंपनियों के नकली टैग लगाकर जीन्स बेची जा रही थी। पुलिस ने कितने रुपए का माल यहां पर जब्त किया और कॉपीराइट एक्ट के तहत क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कॉपीराइट एक्ट जो है के तहत जो है 420 और 5163 के तहत जो मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। दोनों आरोपियों से ये भी पूछताछ की जा रही है कि जो माल बना रहे थे वो कहां सप्लाई करते थे और टैग बनाने का जो आइडिया आया किसने दिया और कहां से मिला। तो तमाम चीजें जो है अब जो है कुरार पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन दूसरी बात है कि जिस तरह से धड़ल्ले से जो है कॉपीराइट का मामला अब सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि आए दिन देखते हैं कि रोड पे भी जो जींस मिलते हैं उसकी कीमत जो है ज्यादा रहती है, लेकिन जो क्वालिटी रहती है बेहद लो रहती है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह से और कितने कल कारखाने होंगे जो इस तरह से असली टैग लगाकर नकली चीजों को जो है बाजार में धड़ल्ले से बेच रहे हैं।
सत्यप्रकाश, फैशन के इस दौर में युवाओं में ब्रांडेड कपड़े खरीदने की होड़ सी लगी रहती है। हर कोई अपने कपड़ों को लेकर ब्रांड कॉन्शियस रहता है, लेकिन असली के नाम पर नकली का जो खेल चल रहा है, मल्टीनेशनल ब्रांड की नकली जीन्स बेचते हुए पकड़ा गया जिस तरह से, क्या लगता है, क्या लोग समझ नहीं रहे कि जिन्हें हम ब्रांडेड समझकर खरीद रहे हैं वो असल में उसकी कॉपी है? जाहिर तौर पर लोकेश, इस बात को बिल्कुल समझना होगा, क्योंकि जब हम किसी मार्केट में जाते हैं और किसी चीज को खरीदते हैं, सपोज जींस ही खरीदते हैं, तो जींस वाला सबसे पहले हमें यह बताता है कि आपको ब्रांडेड चाहिए या कैसा चाहिए। तो ब्रांडेड के नाम पे इसी तरह की चीजें हमको दिखा दी जाती है और हम ब्रांड को देखकर जो है मान लेते हैं कि जाहिर तौर पे ये अच्छा ही होगा। लेकिन जब हम मटेरियल घर लेके जाते हैं, फिर उसमें से कलर निकलने की शिकायत होती है या फिर फटने की शिकायत होती है या स्टिचिंग बराबर नहीं हो, तो तमाम शिकायतें होती है। उसके बाद ये ध्यान आता है कि शायद ये नकली हो सकता है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में अब लोगों को सजग होना चाहिए और सिर्फ टैग देखकर नहीं बल्कि मटेरियल की पहचान करने के बाद ही जो है इस तरह की शॉपिंग करनी चाहिए। जी सत्यप्रकाश, जिस तरह से असली के नाम पर नकली जीन्स और नकली टी शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा कर लिया गया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में क्या कुछ बातें सामने आई है? लगभग कितने समय से यह फैक्ट्री चल रही थी और अब तक कितने रुपए का सामान जो है इस तरह से बनवा के बेचा जा चुका है? देखिए लोगों, ये फैक्ट्री तो काफी पुरानी है, इसका समय अभी तक नहीं बता सके हैं क्योंकि ये जांच का मामला, क्योंकि कल ही जो है उनको पुलिस कस्टडी मिली है। आज पूरे दिन पूछताछ की जाएगी, 3 दिन की पीसी मिली है। लेकिन जिस तरह से इरशाद और इखलाक चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और कंपनी के बतौर मालिक है, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो है पूरा मामला काफी लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि जो इनकी कालाबाजारी थी वो फैक्ट्री से माल उठाकर सीधे जो है शोरूम में जाते थे। किस्मत कलेक्शन का नाम का शोरूम है, वहां जाता था और वहां से बड़े पैमाने पर टैग लगाकर बड़े उच्च स्तर पर जो है इसको बेचा जा रहा था। सत्यप्रकाश, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आगे कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस क्या और भी इस तरह से फैक्ट्रियों का खुलासा कर सकती है, छापेमार कार्रवाई कर सकती है? जाहिर तौर पर इस तरह का ये जो मामला है वो काफी नया है। ऐसे में जरूर क्राइम ब्रांच और कुरार पुलिस से जानने की कोशिश करेगी कि ऐसे और कितनी फैक्ट्रियां जो इस तरह से लगातार जो है काले गोरख धंधे चला रहे हैं। आगे आपको क्या लगता है, आगे किस तरह से कार्रवाई को और अंजाम दिया जा सकता है और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है जो 2 व्यक्ति पकड़े गए उन पर, और किस एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया? देखिए, कुरार पुलिस के अधिकारी से जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब पीसी मिली है उसमें हम पूछताछ करेंगे। पूछताछ में जो जो चीजें बाहर निकल कर आएंगी उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और जांच करेंगे और इसकी पूरी जानकारी जो है क्राइम ब्रांच के अलावा उन शिकायतकर्ता को भी देंगे, जिस तरह से हमें तमाम जो इनपुट मिलेंगे। सत्यप्रकाश, जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है, किस तरह से पुलिस को इस बाबत जानकारी मिली? क्या किसी मुखबिर के थ्रू या फिर कंपनी द्वारा जो असली ब्रांड है, क्या उसके द्वारा कोई शिकायत की गई और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, जिस कंपनी की ब्रांडिंग का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे, उसी कंपनी के सलाहकार ने इसकी जानकारी निकाली और जानकारी निकलने के बाद वो चौकन्ने हो गए कि इस तरह से चीजें मार्केट में मेरे नाम पे कैसे हो सकती है। उसकी शिकायत उन्होंने लिखित शिकायत सबसे पहले क्राइम ब्रांच को दी। क्राइम ब्रांच ने मौके की तलाश में जो है स्पॉट पे विजिट की। स्पॉट विजिट में पाया कि 2 ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह के काम को अंजाम देती है। स्थानीय पुलिस कुरार को साथ में लेकर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन में 2 कंपनियों को भी सील किया गया। उसके साथ 2 मालिक जो पकड़े गए, इरशाद और इखलाक चौधरी, दोनों को तावे में लिया गया। पूछताछ में ये पता लगा कि ये लोग जो है ब्रांडेड कंपनियों के नाम इस्तेमाल कर उसको बड़ी मात्रा में जो है जींस और टी शर्ट बनाकर मार्केट में खुले तौर पे बड़े दामों में बेचते थे। सत्यप्रकाश, जिस तरह से यहां पर फैक्ट्री का तो खुलासा कर लिया गया है, क्या जो रिटेल शोरूम है उस पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की बात सामने आई है? देखिए, अभी ये जांच का विषय है। रिटेल शोरूम का अगर इसमें मामला संलिप्त पाया जाता है तो जरूर कार्रवाई की, लेकिन अब तक ये जानकारी मिली है कि रिटेल शोरूम वाले को पता ही नहीं है ये माल कहां से आता है। फिलहाल वो बड़े दामों में लेता है और बेचने का काम वो करता है। इस तरह की जानकारी अभी फिलहाल पुलिस ने दी। ठीक है, धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।